अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुहरवर्दी। आप पब्लिक ओपिनियन के इस नए फॉर्मेट का आज ये पहला प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में मैं मुज़म्मिल सुहरवर्दी करूंगा सवाल और मेरे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद अली दुरानी, साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलात, 2 दफ़ा सेनेटर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासत का एक नामवर नाम। आप मुख्तलिफ टीवी शोज़, टॉक शोज़ देखते होंगे, उनमें तजिया निगार बैठ के बात करते हैं। टॉक शोज़ में सियासतदान आपस में डायलॉग करते हैं, लेकिन ये एक मुनफरिद और यूनिक प्रोग्राम है। इसमें मैं बतौर सहाफ़ी एक सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी से करूँगा सवाल पर सवाल, जब तक कि सही खबर और सच बाहर ना आ जाए। और मोहम्मद अली दुरानी इस हॉट सीट पर मेरे साथ पब्लिक ओपिनियन में बैठकर आवाम की नब्ज़ पर हाथ रख कर मेरे सवालों का जवाब देंगे। हमारे आज के प्रोग्राम के मौज़ूआत में सिंध में जो इस वक्त लड़ाई और गर्म माहौल है उस पर बात करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग के तनाजुर में इमरान खान ने कहा है 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, 16 रेफरेंसेस की बात हो रही है, आसिफ जरदारी की बदलती टोन नज़र आ रही है। सिंध में क्या महाज गर्म होने जा रहा है, ये हम पूछेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब से। जनरल कमर जावेद बाजवा की नई डॉक्ट्राइन और नए बयानी पर भी इस प्रोग्राम में बात होगी। और नवाज़ शरीफ अब NRO लेकर कहाँ जाएंगे, उनके साथ कौन कौन जाएगा, उनके NRO की शराइत क्या हैं, ये भी आज प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन बात सिंध से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली दुरानी साहब। सलाम दुरानी साहब, इस नए प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद। और सिंध से बात शुरू करेंगे डायरेक्ट। 172 लोगों का लगता है पूरी सिंध गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर समेत, सेक्रेटरी समेत, वज़रा समेत ECL पे आ गई है। सिंध का महाज गर्म है, लोग गवर्नर राज की बात करते हैं, कोई कुछ बात करता है। सिंध में होने क्या जा रहा है, हर आदमी जानना चाहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अंदर मौजूदा इंतखाबात से एक जंग शुरू हो चुकी है। इंतखाबात से पहले शुरू थी या बाद में शुरू हुई है? इंतखाबात के बाद हकीकी जंग शुरू हो चुकी है। अच्छा, पहले जाली जंग थी। पहले जंग जो थी वो जीत की जंग थी। ठीक है। इसने जीतना। अब एक जंग शुरू हो चुकी है। जो नए आए हैं वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को तब्दील करना है, नया पाकिस्तान बनाना है। नया पाकिस्तान, पिछला सारा खत्म। सारा वो खत्म नहीं, मतलब नया बनाना है। मेरे अल्फाज को मेरे तक रहना। जो पुराने हैं वो कहते तुम्हारी ऐसी तैसी, हमने 60 साल बदलने दिए, तुम्हें हम बदलने देंगे, ठीक है, आराम करो। हाँ। अब जो है ये जंग जो है ये नर्व्स की जंग बन चुकी है। ठीक है जी। इसमें एक और डेवलपमेंट हुई है कि जो पाकिस्तान को तब्दील करने के लिए आए हैं उनके पीछे आके इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, वो भी खड़े हो गई है। वो तो वो कह रहे हैं ना कि हम एक पेज पर हैं। वो एक पेज पे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में वो लोग जो पुराने पाकिस्तान के दावेदार हैं, जिनके पीछे इतनी बड़ी कुव्वत है, वो कौन सी है? वो है, सारी तो इधर आ गई, वो तो तन्हा है। वो कहते हैं कि हमारे पास दौलत है। अच्छा, दौलत की ताकत है। दौलत की ताकत है और उस ताकत को कोई मजबूत से मजबूत आदमी जो है उस ताकत के आगे खड़ा नहीं हो सकता। इदारे भी नहीं खड़े हो सकते। वो कहते हैं हम किसी को खड़ा नहीं होने देते, इदारों को छोड़ के। वो कहते हैं इदारे क्या होते हैं, अफराद होते हैं, हम अफराद को जाके हिट करेंगे और हम उनको अपने मकसद पे ले आएंगे। हो तो नहीं रहा ऐसे जी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा। हो रहा है, नहीं हो रहा, वो आगे चल के बात करेंगे। आप बहुत जल्दी मेरे से कन्विंस हो गए। लेकिन सिंध में क्या हो रहा है? अच्छा, अब अजय सिंध के ऊपर। सिंध में मेरा ख्याल ये है कि सिंध में एक नया सियासी मैदान जंग लगने जा रहा है। तो ओपन बात है, लग गया है मैदान जंग, तो शुरू है। चीफ मिनिस्टर ECL पे है, गवर्नमेंट ECL पे है, जरदारी साहब की टोन बदल गई है, वो तो मैदान जंग लग गया है। गवर्नर राज लगेगा, अदम एतमाद आएगा, सिंध हुकूमत यूं ही रहेगी जैसे। क्या होगा, लोग जानना चाहते हैं कि मुराद अली शायद जा रहा है। इस दफा इस जंग में नूरा कुश्ती नजर नहीं आ रही। अच्छा, ये नूरा कुश्ती नहीं है, असली जंग है। असली जंग का आगाज हो रहा है। और ये जंग जो है, ये जब हकीकी जंग आप लड़ रहे होते हैं तो फिर जीत और शिकस्त दोनों के इम्कानात होते हैं। 50-50 इम्कानात दोनों के होते हैं। 50-50 जरूरी नहीं, जैसे अभी अदालत का फैसला आया 50-50, उस पर तो बाद में बात करूंगा, वो तो बहुत बड़ी बात है। आजकल 50-50 का रवाज है ना। अब यह है कि जंग लग रही है
ठीक है जी। और उस जंग के तमाम तर प्यादे और तमाम फोर्सेस जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। बादशाह कौन है, बिलावल या जरदारी? ये बादशाह, क्योंकि बादशाह मरे तो गेम खत्म। बादशाह जो है, देखिए बादशाह होता है इस वजीर सियासी के गेम साथ। के अंदर। हाँ। सियासी जब जंग होती है, सियासी जंग के अंदर बादशाह जो होता है वो तो पार्टी लीडर ही होता है। तो बिलावल वो को कौन क्या है? ले? बिलावल को मैं तो बिलावल को कहूंगा। आप बिलावल को हाँ, कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी। अब ये हो रहा है इस वक्त सिंध के अंदर कि सिंध में इधर से हुकूमत ने तय कर लिया है कि अब सिंध के अंदर जो करप्शन हुई है, मैंने आज से 5 साल पहले एक दफ़ा सिंध में गया था, तो वहाँ के एक बहुत आम शख्स ने कहा कि सिंध की अर्बन प्रॉपर्टी, सिंध की इंडस्ट्री, अब सिंध की रूरल प्रॉपर्टी के ऊपर भी मुकम्मल कब्जा एक ग्रुप का होता जा रहा है। और सिंध के तमाम मफादात जो हैं, अर्बन सिंध से लेके रूरल सिंध का, किसी को कोई परवाह नहीं थी कराची में क्या हो रहा है, कराची की प्रॉपर्टी की हर एक को परवाह थी। तो अब ये हो रहा है कि सिंध में जो नई जंग शुरू हो रही ये है, प्रॉपर्टी की जंग है, ये पैसे की जंग है। पैसे की जंग है। तो हुकूमत रह जाएगी। पीपल पार्टी की हुकूमत को तो कोई गवर्नर आज नहीं लग सकता, कि लग सकता है। देखिए गवर्नर राज को समझा दिया जाए, गवर्नर राज लगने के लिए 60 दिन का लग सकता है फौरी तौर पे। फौरी तौर पे, वो हुकूमत के हाथ में है। हाँ। 60 दिन के अंदर हुकूमत क्या कर सकती है? कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, वो सलमान सरदारी साहब कल ने लगाया था ना, सलमान तासीर वाला, वो कुछ नहीं कर सकी। उससे आगे बढ़ाना है तो आपको सेनेट की जरूरत है, कौमी असम्बली से भी जरूरत है। कौमी असम्बली तो अगर आप कर भी लें, सेनेट में आप क्या इस वक्त पोजीशन है? 28 नून लीग, 20 पीपल पार्टी। हाँ, 28 नून लीग और 20 पीपल्स पार्टी। और पीटीआई के कितने हैं? 14। सारी हुकूमत मिला लें तो कितने हैं? 40। 62 है ऑपोजिशन। 62। इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन अगर टूट जाए तो सिंध का गवर्नर राज आगे बढ़ सकता है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर नून लीग सपोर्ट करे तो गवर्नर राज लग सकता है। अगर नून लीग सपोर्ट ना करे पीटीआई को तो गवर्नर राज नहीं लग सकता। नहीं लग सकता। सादा से सिंध के अंदर टकराव की कैफियत में एक और बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो सकती है। क्या? कि सिंध की पीपल्स पार्टी खुद अपनी क़यादत के मुकाबले में खड़ी हो सकती है। वो कहते हैं हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपने नून लीग में कोशिश कर ली, कोई खड़ा हुआ वाला सजा दे लें, अंदर कर लें, चुप हो जाएं, बोल लें लोग। आमीन की पार्टी का नाम क्या है? मुस्लिम लीग नून। नून किसके नाम से है? नवाज शरीफ के नाम से। हाँ, तो नून जो है वो नवाज शरीफ के नाम से है। पीपल्स पार्टी का नाम किसने रखा था? भुट्टो ने। अब कौन है उस पे हकीकी हुक्मरान? आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो। तो पीपल्स पार्टी, पूरा सिंध समझता है कि पीपल्स पार्टी पे कब्जा है। किसका? जरदारी साहब का। और उस कब्जे के नतीजे में उन्होंने सिंध के किसी इदारे को भी माल बनाने के इदारे के अलावा और किसी मकसद के लिए नहीं छोड़ा। ये जेआईटी के जो रिपोर्ट आई है, वोट डालते हैं पीपल पार्टी को सर। फंक्शनल लीग ने, जीडीए ने इलेक्शन लड़ाया, मुस्लिम नून ने कोशिश की, पीटीआई ने कोशिश की, अंदरून सिंध इमरान खान ने बहुत जलसे किए, जीडीए से अलायंस किया। पीपल पार्टी को लोग वोट डालते हैं आज भी। वहाँ पीपल्स पार्टी को भी वोट डालते हैं, नून को भी वोट डालते हैं। पंजाब में नून को डालते हैं। अब आप नून पे दोबारा आ जाएं थोड़ी देर के लिए, एक लम्हे के लिए। हम तो सिंध की कि नून जो है इस वक्त 1 करोड़ से ज्यादा वोट। देखें, जरदारी साहब मैदान में खड़े होकर ललकार रहे हैं। हाँ। मियां साहब क्या कर रहे हैं? मियां साहब कोट लखपत जेल में है और खामोश हैं। और बीबी भी खामोश है, मरियम बीबी भी खामोश है, शहबाज शरीफ भी खामोश है, हमजा शहबाज भी खामोश है, मतलब ये है ख्वाजा आसिफ भी खामोश है, एहसन इकबाल भी खामोश हैं। अब आप दोनों का फर्क देख लें कि मियां साहब हो गए खामोश, बहुत बोल लिया ना, थक गए तो खामोश। 1 साल बोलते रहे। अब जरदारी साहब ने बोलना शुरू किया। मियां साहब वाली बात। हाँ, जहां मियां साहब 2017 से 18 में खड़े थे, आज जरदारी साहब वहां खड़े हैं। जरदारी साहब वहां खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं जहां मियां नवाज शरीफ खड़े थे। तो अंजाम भी वही होगा ना। अंजाम वही होगा या उससे बुरा होगा। मियां साहब को आज की डेट तक जगह मिल गई है, जरदारी साहब को इतनी जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी? सिंध के अंदर जो हंगामा बर्पा होने जा रहा है उसके आफ्टर शॉक्स पूरे मुल्क तक महसूस किए जा सकते हैं। हंगामा पीपल पार्टी करेगी।
हंगामा जो है इस वक्त तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं शुरू हुआ, पहले शुरू हुआ लुटेरों के खिलाफ, तो जिसे पीपल्स पार्टी ने अपनी कंटेम्प्ट बना लिया। पीपल्स पार्टी की यहां गलती है। पीपल्स पार्टी कहती है कि मेरे माल के ऊपर अगर कोई आवाज उठेगी तो यह 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। पीपल्स पार्टी कहती है कि अगर कोई ये कहेगा कि सिंध के अंदर लूटमार हुई है तो ये जो है ये 18वीं तरमीम की खिलाफ वर्जी है। मौजूदा हुकूमत, रियासती इदारों, सबका मौक़िफ़ है कि इलेक्शन फेयर हुए हैं, तो फेयर इलेक्शन ही पीपल पार्टी सिंध में जीती है ना, वो जीते हैं ना। पाकिस्तान के अंदर जीत जो होती है वो जीत की होती है, जिसके बारे में ये तासुर पाया जाता है। सिंध में जो अबूरी हुकूमत बनी थी वो पीपल्स पार्टी की मर्जी की थी, उससे ये तासुर बना कि पीपल्स पार्टी ही आएगी और पीपल्स पार्टी आ गई। आज मैं आपसे ये कह रहा हूं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या मैं फर्स्ट टाइम आपको बता रहा हूं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी में बगावत हो सकती है। अच्छा जी, कौन लीड करेगा इस बगावत को? पीपल्स पार्टी मुराद अली शाह लीड करेंगे इस बगावत को, जो खुद ईसीएल पे हैं। इसके बारे में देखें, ईसीएल वाले लीड करें या नॉन ईसीएल वाले लीड करें, बात यह है कि सिंध से ये मुसलसल खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वादा माफ बनने के खिलाफ हैं या वादा माफ वादा माफ बनने के लिए तैयार हैं। अच्छा, गरम प्लेट पे जब कोई किसी को खड़ा किया जाता है ना, बड़े बड़े ताकतवर लोगों को, तो वो अपने बच्चों को अपने पाँव के नीचे दे देते हैं, अपने पाँव। तो सियासतदान जो है ना, जब पाँव जलने शुरू होते हैं वो अपने लीडरों को अपने पाँव के नीचे दे देते हैं। पंजाब में तो ऐसा नहीं हुआ। तो पंजाब में तो लीडर ने अपनी पार्टी को पाँव के नीचे दे दिया। ठीक है, मतलब एक ही बात है। तो अब यह है कि अगर जरदारी साहब इस वक्त ये फैसला कर रहे हैं कि उन्होंने लड़ना है हुकूमत के खिलाफ, उन्होंने लड़ना, असल में वो हुकूमत से नहीं लड़े जी, असल में वो अपने माल के बचाव के लिए लड़े हैं। और इस माल के बचाव 8 साल उन्होंने पहले जेल काटी है। देखें जी, 8.5 साल जेल काटी है और अनगिनत मुकदमात का फैसला किया है, सामना किया है, एक में भी सजा नहीं हुई। तब भी यही बताते थे आप हमें कि उनके स्विस अकाउंट्स हैं, उन स्विस अकाउंट्स की तफसीलात बताते थे, एक हार की तफसील बताते थे, फिर आप हमें लॉकर्स के नाम बताते थे, फिर सारा कुछ आप दुरानी साहब बताते थे, साबित कुछ नहीं हुआ था और आप ही बताते थे। मैं इसके बारे में आपको आज एक बात बताऊं। हाँ ठीक है जी, ठीक है जी। या तो कोई और बताता हो ना, आप ही बताते थे। नहीं, मैं जो कुछ भी बताता रहा हूं, मैंने किसी के ऊपर कभी एस्पर्शन कॉल नहीं की। जो रिकॉर्ड पे बातें होती हैं, जैसे आज भी हम वो बातें कर रहे हैं जो जीआईटी में आई है, मैं तो नहीं कह रहा। तभी सैफरमान के कमीशन में आई हुई बात थी, स्विस केस था, सारा कुछ था। मेरा जो इसके ऊपर मौकफ है सिंध के मामले के ऊपर, वो जनाब कि सिंध का बच्चा बच्चा इस चीज को जानता है कि सिंध में लूटमार हुई और आज भी हो रही है। ये एक हकीकत हो गई। दूसरी हकीकत मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आज भी जरदारी साहब पे आपने 100 मुकदमे बना दिए और उनको 100 साल जेल में रख दिया और माल वापस ना आया, तो जरदारी साहब जीत जाएंगे। इसीलिए वो कह रहे हैं मुझे ना कोई, इसीलिए वो आज कह रहे हैं ना कोई मुझे डरा सकता है, ना कोई मुझे झुका सकता है। उन्हें ना कोई डरा सकता है, ना कोई झुका सकता है, ना झुका सकता है, सिर्फ उनका माल निकाल सकता है। अगर हुकूमत माल नहीं निकाल सकती तो फिर बेहतर है कि वापस आ जाए। अगर आप माल निकाल सकते हैं तो फिर आप इस जंग को जरूर लड़ें। और इस जंग को लड़ने के आफ्टर शॉक्स की मैंने बात की कि वो पाकिस्तान तक फैल सकते हैं। अगर आपने पूरी तैयारी के बगैर मियां साहब की तरह का मुकदमा जरदारी साहब पे बनाना है जो 50-50 पे आके खत्म हो, तो फिर 100 दफा सोच लें। मैं इसके बारे में, देखें जी, आज अगर कोई ये कहे पीपल्स पार्टी के अंदर शदीद रिजेंटमेंट है, हम जानते हैं। इस हद तक लोग कह रहे हैं कि जी आइंदा सनम भुट्टो जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत हो सकती है, सिंध असेंबली टूट सकती है, सिंध में लोग वादा माफ गवाह बन सकते हैं। सिंध के अंदर नहीं, असेंबली कैसे टूट सकती है? आपके ख्याल में मुराद अली शाह खुद तोड़ देंगे? तोड़ेंगे तो खुद ही तोड़ेंगे। मुराद अली शाह साहब बाहर के पड़े हुए हैं, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, स्टैनफोर्ड के पढ़े हुए हैं, डबल एमए हैं, डबल मास्टर्स हैं इकोनॉमिक्स में। पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें कि पाकिस्तान की मईशत को साइंटिफिकली जिन्होंने लूटा है वो हमेशा बाहर के पड़े हुए थे।
तो माशाल्लाह वो जरा एक और मिसाल देते, मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे एक और मिसाल देते ना। अच्छे, मैं अब नाम लोगों के नहीं लेना चाहता, लोगों को भी नहीं समझ आई होगी ना। नहीं, मुबहम बात नहीं करनी इस प्रोग्राम में, कोई मुबहम बात नहीं करेंगे हम। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जनाब, नहीं दूसरी मिसाल से बात करें। साहब के जो वजीर खजाना थे कितने अच्छे पढ़े हुए थे, कितने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। ठीक है ना जी। मनी लॉन्ड्रिंग की टेक्निक्स दुनिया के लिए नई मिसालें कायम की गई, पढ़े लिखे लोगों ने कायम किया। वो भी वजीर खजाना थे, ये भी वजीर खजाना रहे हैं, और अभी भी हैं, अभी खजाना उन्होंने अपने पास रखा। तो उनकी जो सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया था कि उनकी टेक्निक्स और उनका जो ऑपरेशन का पैटर्न था, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी गुफ्तगू का अंदाज, उनका तालीमी बैकग्राउंड। मैं समझा शायद आप शौकत अजीज साहब की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने नाम शौकत साहब के ऊपर कोई किसी किस्म की करप्शन का मैंने कहा शायद इसलिए वो मैं उस पर कभी फिर बात करेंगे। तो आपका ख्याल है कि मुराद अली शाह खुद असेंबली तोड़ सकते हैं, क्योंकि आज उनके इस्तीफे के मुतालबे शुरू हो गए हैं। जी, मुराद अली शाह साहब जो हैं, इनका इस वक्त जो कैफियत है वो ये है कि वो खुद इस वक्त गिरफ्त में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनका नाम है, ठीक है ना जी, स्पीकर साहब का नाम आ रहा है, पूरी पार्टी का नाम आ रहा है, और जो दूसरा है कि उनको बाहर जाने को जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है वो भी एक गर्मी महसूस कर रहा है। अब उनके पास अगर वो बगावत का रास्ता अख्तियार करते हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सिंध के अवाम इस चीज़ को तो ज़रूर जानते हैं, पार्टी भी जानती है कि इन्होंने बहुत चोरी की है, जिस पे किसी को शक नहीं है। इसलिए वो जब सिंध का इस वक्त का हंगामा है, अब उसमें देखें, आपने ये फैसला करना है कि सिंध का मौजूदा हंगामा जो है इसका बेनिफिशरी पीटीआई बन सकती है। जी 14 एमपी हैं, क्या बनना है उन्होंने? 99 एमपी हैं पीपल पार्टी के, 99 और 14 का क्या मुकाबला है? मैं तो आज खुर्रम शेर-जमान कह रहे थे कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम सिंध को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी पोजीशन आप देखें तो पीपल पार्टी 99 पे है और जीडीए 14 पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 30 पे है। आप इस चीज को रूल आउट नहीं कर सकते, 30 पे है पीटीआई। आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते कि पीपल्स पार्टी की अक्सरियत खुद फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए। जरदारी साहब पे अदम एतमाद करते नहीं, आप कह रहे हैं कि पीटीआई, जीडीए और पीपल पार्टी का एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो 20-25 का बन के निकले तो मिलकर एक हुकूमत बना लें। देखिए जी, फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बैकवर्ड ब्लॉक बनेगा। अच्छा, बैकवर्ड ब्लॉक बनेगा। बैकवर्ड वो होगा जो कि उन लोगों के साथ खड़ा होगा जो तारीख के पहिए को पीछे मोड़ना चाहते हैं। देखिए, आज की दुनिया के अंदर पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस की मनी लॉन्ड्रिंग की इजाजत पूरी दुनिया नहीं दे रही। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस की मनी लॉन्ड्रिंग की और प्लंडर की इजाजत दुनिया नहीं दे रही। आप कह रहे हैं कि हमने अपनी लूट मार के अमल को जारी रखना है, तो मैं इससे आपको आगाह करना चाहता हूं कि जो लोग जरदारी साहब के, या तो जरदारी साहब अपना स्कूल ऑफ थॉट चेंज कर लें और चुप करके, इसकी इजाजत होगी पैसे देके, चुप करके जितने पैसे कमाए हैं उसका कम से कम 70%। अच्छा, 50-50 पे नहीं बात होगी? नहीं, 50 पे बात नहीं होगी, मैं नहीं मानूंगा, अवाम भी नहीं मानेंगे। अच्छा, आप 70% जो है, ये आज जो मैं बातें आपसे कर रहा हूं ना, ये कल उसी तरह सामने आएंगी जैसे आज ये कहानियां आ रही हैं सामने, जिस तरह नक्शे बने हुए हैं कि अगर आप जरदारी साहब आज भी तमाम जो मतलब टाइकॉन्स जिनके साथ मिलके उन्होंने ये सारा अपनी दुनिया तख्लीक की है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स के नाम इस पे आ गए हैं, टाइकॉन्स के नाम आ गए, उनके साथ मिलके अगर वो, मैं इसलिए नहीं ले रहा कि आप कहते हैं कि ना पर्सनल, मैं तो खुद नहीं लेना चाहता। इनका नाम हम इसलिए लेते हैं कि इनका नाम जेआईटी में आ रहा है, बाकी जगहों पे आ रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि जब अदालत से साबित होगा तभी हम कहेंगे। अदालत से साबित हुए बगैर ईसीएल पे भी नहीं आना चाहिए ना? नहीं, ईसीएल पे लाना हुकूमत का अख्तियार है, इस पे आप चेक नहीं कर सकते। मैं अगर ये महसूस करता हूं कि किसी आदमी का जो वो है खतरा है उसके जान, मुल्क है ना, हमने उन्हें ये तो नहीं कहा कि आप बाहर रहे, पाकिस्तान आने पे तो पाबंदी नहीं लगाई, पाकिस्तान में यही पैदा हुए हैं यार, यहीं पे वो बड़े पले हैं, यहीं पे उन्होंने स्कूलों में तालीम हासिल की है। अगर आपको मैं कहूं कि मुजम्मिल तुम अपने मुल्क में रहो, वो कहते हैं इम्तियाजी सलूक है, चंद दिन पहले ख्वाजा आसिफ को जाने दिया, अब इनको रोक लिया है।
वो तो फिर अलग महकमा है ना। अच्छा। फिर चुप कर जाएं तो फिर अच्छा। चुप कर जाएं, पैसे दे दें, चुप कर दूसरे जाएं। भी दे रहे होंगे शायद, तो इसलिए होगा। अच्छा। तो जरदारी साहब अपना माल मसरूका जो है वो अगर पेश कर दें हुकूमत को, टोन नहीं लग रही उनकी, टोन उनकी नहीं लग रही, तो वो लड़ने के मूड में है। लड़ने के मूड में है। हाँ। तो दो उसके रीजंस हो सकते हैं, ठीक है ना जी। एक तो ये है कि उन्होंने हुकूमत के अंदर अपनी कोई सुरंग लगाई हुई है, पीटीआई के अंदर, हुकूमत के अंदर, अच्छा, ठीक है ना जी। अगर वो नहीं है सुरंग, ठीक है ना जी, तो फिर मैं ये बता दूं दुनिया में उन्हें कोई बचाने नहीं आएगा। वो कहते हैं गेम उनके हाथ में, उनके हाथ में गेम है, तो वो तो कभी अल्ताफ भाई के भी हाथ में थी। दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर आप देखें अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ, इस वक्त जंग जारी है, जंग जारी, ठीक है ना जी। पंजाब में भी जंग जारी है। पुरानी, मैंने आपको कहा कि ये जो नया आपने प्रोग्राम आज शुरू किया, तो हमने नई बात की है कि इस वक्त पाकिस्तान में जंग शुरू है, ठीक है, सियासी जंग, सियासी जंग। वो जो फौज एक जंग लड़ रही थी दहशतगर्दों के खिलाफ, उसमें तो कामयाबी मिली, वो तो उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन जो ये सियासी जंग है। हाँ, जनरल बाजवा का जो डॉक्ट्राइन है उस पे हम बात करेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि फौज से लेके अदलिया से लेके तमाम इदारे पाकिस्तान के, वो अब पाकिस्तान की मईशत को करप्शन, प्लंडर के खत्म होने से मुंसलिक करते हैं। वो कहते हैं चीफ साहब जा रहे हैं 17 जनवरी को, सब ठीक हो जाएगा, ना इस तरह करें, बस ये चीफ साहब के जाने की देर है, सब ये जुडिशियल एक्टिविज्म नीचे आ जाएगा, लो प्रोफाइल में आ जाएगा, सो मोटिव जो है, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, एक राय ये भी है कि ये कहते हैं कि वो हरियाली के अंधे को हरा हरा नजर आता है। अच्छा, हाँ, अच्छा, तो अब ये तो हरियाली के अंधे बन चुके हैं, इन्हें अब हरा ही नजर आएगा। अब यहाँ कोई नहीं आएगा, इनकी आखिरी मदद करने के लिए कोई नहीं आएगा। बीच में से रिलीफ मिलती रहेगी, जाती रहेगी, आती रहेगी, ये सोचते रहेंगे कि क्या ये टू एंड फ्रो है? ये टू एंड फ्रो है, लेकिन फ्रो ही फ्रो है, आगे जाएगा मामला। नहीं, जब वापस आएगा टू एंड फ्रो है, जैसे बेल हो जाती है, फिर सजा हो जाती है, फिर बरी हो जाते हैं, इनके साथ भी ऐसे ही होगा। मतलब ये है कि अब सिसक के जीना पड़ेगा, ता वक्ते के आप पैसे जमा करा दें। अच्छा, आप चाहते हैं कि अगर आप पैसे रखना चाहते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, नहीं, फिर मेरे सवालों के जवाब में आप ये मान गए कि गवर्नर राज नहीं लग सकता, क्योंकि मरकजी हुकूमत के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। आप ये भी मेरे साथ इस हिस्से में मान गए कि पीपल्स पार्टी के अंदर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बन सकता। बैकवर्ड ब्लॉक की आपने जब बात की तो फॉरवर्ड ब्लॉक को रिजेक्ट किया, और आप ये भी मेरे साथ मुत्तफिक हैं कि अगर मुराद अली शाह खुद ना असेंबली तोड़ें तो किसी के पास उन्हें भेजने का कोई रास्ता नहीं है। मेरी ये सारी बातें जो आपने डिराइव की हैं ना, हाँ, ये आपने ड्राइव किए हैं। मेरा ख्याल ये है कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, पूरी पार्टी जा रही है। चलें, मुझे ब्रेक लेने के बाद वापस आएंगे, ब्रेक के बाद आए तो फिर इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमें जनरल कमर जावेद बाजवा के नए डॉक्ट्राइन पर भी बात करनी है, नए एनआरओ पर भी बात करनी है, सेनेट पर भी बात करनी है कि सेनेट में सिंध की इस लड़ाई का क्या फॉल बैक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मेरे साथ हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने सिंध पर बात की है, कुछ बातें की हैं। दुरानी साहब, नून लीग और पीपल्स पार्टी और इनकी क़यादत एक जैसे हालात का शिकार है, इकट्ठे क्यों नहीं चलते हैं? अपोजिशन मुत्तहिद हो सकती है, फजल रहमान साहब ने भी कोशिश की है, दोनों इकट्ठे चलें तो गेम उलट जाएगी। कौमी असम्बली में तहरीक में एतमाद की बातें हो रही हैं, फजल रहमान साहब कहते हैं वोट पूरे हैं, ये दोनों मान जाएं तो वो गए न इमरान खान। चोर लड़ नहीं सकते। मैंने शुरू में जब ये बन रहा था मैंने कहा वोट पूरे हैं ना जी। देखें, वोट तो होते हैं, दिल भी तो चाहिए होता है लड़ने के लिए। हाँ? जरूरत नहीं है आपके ख्याल में? जुरत नहीं है, मॉरल अथॉरिटी नहीं है, वजह जवाज नहीं है। वजह ये थोड़ा है कि आप क्या में पाकिस्तान के लिए निकले हैं जनाब, आप पाकिस्तान के अंदर किसी तब्दीली के लिए निकले हैं, आप पाकिस्तान के अंदर मजलूमों के लिए निकले हैं, आप पाकिस्तान के लूटे हुए माल को बचाने के लिए निकले हैं,
अब देखें चोर उनके जब भी उनके लड़ते साथ हैं, खड़े चोर हैं, जब उनके लड़ते हैं, एमएनएज उनके साथ खड़े हैं, एक वोट नहीं उनका आज तक टूटा। सुबह टेबल करें नो कॉन्फिडेंस कौमी असेंबली में, वो गई। एमक्यूएम प्रोडक्शन ऑर्डर पे देख लें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप पे देख लें, जब नून और पीपल पार्टी इकट्ठे हुए हैं, हुकूमत ने सरेंडर किया है। कल जाएं उनके पास और उन्हें कहें कि मिल जाएं आपस में। नहीं, अभी ये मिले हैं ना, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए। देखें जनाब, ख्वाजा साद रफीक का मियां प्रोडक्शन ऑर्डर साहब जारी हुआ और जरदारी साहब ने जिस दिन मिलना होगा उसका एक लिटमस टेस्ट है। एक जिस दिन मिलना होगा उस दिन पूरी कौम को मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये हो जाए उस दिन आप समझें कि इनका वाकई आपस में इत्तेहाद हो गया। वो क्या है जी? वो ये है, दोनों इकट्ठे जेल में होंगे तो इत्तेहाद हो जाएगा। नहीं, मैंने कहा शायद आप कहें कि दोनों जेल में होंगे तो नहीं, इत्तेहाद हो जाएगा। आज आप ये बात पहली दफा मैं कह रहा हूं और ये बात आप नोट कर लें कि जिस दिन सेनेट के अंदर पीपल्स पार्टी और नून ने इकट्ठे होके चेयरमैन के लिए किसको पेश किया? रजा रब्बानी को पेश कर दिया, उस दिन समझे इनका इत्तेहाद हो गया। नहीं, सेनेट में तो इस वक्त पीटीआई और पीपल पार्टी ने मिलकर चेयरमैन लाए हुए हैं, सादिक चंद्रानी। मैं कह रहा हूं कि ये सारी की सारी ये चोरों की क्योंकि फंड है। नहीं, नून लीग का अब तक पीपल पार्टी पे एतराज यही है कि आप सेनेट में पीटीआई के साथ बैठे हैं, कौमी असेंबली में हमारे साथ बैठना चाहते हैं, तो आप एक जगह फैसला करें, सेनेट और कौमी असेंबली में एक ही जगह बैठें, या हमारे साथ या पीटीआई के साथ। जरदारी साहब सेनेट में पीटीआई के साथ हैं ना, आप मुझे नून के अखबाले जरिए सुनाएं और ना पीपल्स पार्टी के सुनाएं। अच्छा, बात है मफादात की। अब पीपल्स पार्टी वाले भी मेरे पास आके बहुत से एतराजात करते हैं कि जी मियां साहब चुप क्यों है? हाँ जी, मियां साहब बोलते क्यों नहीं? मरियम बीबी क्यों चुप हो गई जी? अदालत में ये फैसला क्यों? इस बात इतनी सी है कि हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर 28 PMLN के, 20 पीपल पार्टी के, 48 बाकी JUIF और MMA के मिलके ये गए 62 है उनके पास, और वो गया सादिक चंद्रानी। हाँ, तो खत्म अगर इनके घुटनों में जान है, अगर ये माल के लिए सियासत नहीं कर रहे, अगर ये अपनी कमजोरियों के हाथों पिटे हुए नहीं है, ये अवाम के सामने जाके और तकरीरें करने का क्या फायदा है? तकरीरें करने के बजाय और भाई कुछ करके दिखाओ। सेनेट में लाए, ना पत्थर उठे, क्या कहते हैं, ना हींग लगे, ना फटकरी, नहीं, ना खंजर उठेगा ना तलवार। इनसे ये बाजू मेरे आजमाए हुए, ये बाजू जो है इनके अंदर सोने के कंगन पड़े हुए हैं। वो सोने के कंगन जो हैं वो इनके बातों को हिलने नहीं देते, इनकी टांगों के अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिंध के अंदर जो घरों के लॉन्स के अंदर से जो जो चीजें निकली हैं इनकी चोरी के सबूत, जहां पाकिस्तान का अगर आप पत्ता हिलाए ना, वो कहते हैं पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल तुम्हारा हाल हमारा, जाने ना जाने गोली ना जाने भाग तो सारा। भाई सारे जहान को पता है, अदालतों को अगर किसी नायब कोर्ट को नहीं नजर आता तो क्या कहें। बात इतनी सी है जनाब कि इनकी जो जुल्म की दास्तानें हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि जिस दिन सेनेट में चेयरमैन सेनेट पे नो कॉन्फिडेंस आ गया, उस दिन तो फिर इमरान खान भी गए। देखें जी, उस दिन जो है ना, जिस दिन ये नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे ना, उस दिन पाकिस्तान में हकीकी जंग शुरू हो जाएगी। अभी पहले आपने मुझे कहा हकीकी जंग शुरू हो चुकी है, अब आप कह रहे हैं हकीकी जंग। सियासी जंग मैंने कहा है। मैं बहुत मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पता है आगे एक जर्नलिस्ट बैठा हुआ है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, देखें, क्योंकि मैं यहाँ कर रहा हूँ जंग शुरू हो गई, अब आप कहते हैं यूं शुरू हो जाएगी। मैंने कहा सिंध के अंदर सियासी जंग शुरू हो चुकी है, जिसके आफ्टर शॉक्स देखें। पीटीआई मरकज में आएंगे तो सेनेट में आएगा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मरकज में आएंगे, सेनेट में आएगा, पूरा सिस्टम हट जाएगा, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? चेयरमैन सेनेट के जाने से कोलैप्स कर जाएगा। देखिए ना, उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं, उसके रिजल्ट्स होते हैं। बलूचिस्तान बाप पार्टी से आपको इमरान खान साहब ने कहा कि हम उसमें जा सकते हैं मिड टर्म में अर्ली, वो स्लिप ऑफ टंग थी, ठीक है ना जी। अर्ली इलेक्शन की बात उनके करने की नहीं है, इनके तो है ना करने की। ये करें, आए, अगर तकड़े हैं तो फिर निकले। पर ये तो नहीं तोड़ सकते ना कौमी असेंबली। कौमी असेंबली तोड़ने की क्या जरूरत है? ये सेनेट में तो अपना ताकत दिखाएं अगर है तो।
अगर ले आए तो फिर आपका मतलब है, फिर तो आप कहते हैं ना रोल बैक हो जाएगा निजाम, उन्हें भी पता है फिर निजाम चला जाएगा। आपका मतलब है निजाम की कुंजी सादिक संजरानी के पास है, निजाम की कुंजी सादिक संजरानी के पास है। सादिक संजरानी के पास नहीं है, निजाम की कुंजी जो है इस वक्त, ठीक है ना जी, वो एक प्लेट में रखी हुई है। प्लेट टेबल पे है, प्लेट पड़ी हुई है मेज के ऊपर, हाँ ठीक है ना जी। अगर ये कुंजी ऑपोजिशन ने उठा ली, सेनेट के लिए उठा ली तो ये प्लेट गिर जाएगी, अच्छा टूट जाएगी। हुकूमत को इस वक्त अगर हुकूमत परफॉर्म ना कर सकी, वो क्या वेट कर रहे हैं, वो प्लेट नहीं तोड़ना चाहते, वो कहते हैं ऑपोजिशन वाले वो चाहते हैं कि हम तड़ी लगाते रहें और ये परफॉर्म ना कर सके, अच्छा, ताकि हम अपने केस को सियासी तौर पे एस्टैब्लिश कर सकें। इसलिए वो सिस्टम को डीस्टेबलाइज नहीं करना चाहते अभी तक। सिस्टम की डीस्टेबलाइजेशन का सारा फायदा जो है वो एंटी स्टेटस को फोर्सेस को होंगे, वो पीटीआई होगी या उसके बाद निकलने वाली उसमें से उसकी उठने वाली कोई लहर होगी। इलेक्टेबल्स कितने मार्जिनलाइज होंगे और कितने नहीं होंगे, ये सब बातें हम आगे करते रहेंगे। अच्छा, मुझे अब आपसे नई बात, नेवल कॉलेज में जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया पिछले, तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने नेवल कॉलेज में खिताब किया और नई डॉक्ट्राइन और एक नए नज़रिए की बात की है उन्होंने। अब वो नया नज़रिया क्या है, जनरल कमर जावेद बाजवा की नई डॉक्ट्राइन क्या है, क्या मिलिट्री डिप्लोमेसी है उसमें, इस सब पर मैं आपसे जानूंगा कि ये नई, क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में बहरहाल आर्मी चीफ और पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी उनका एक किरदार है, इस पर बात करेंगे मोहम्मद अली दुरानी साहब से। ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम जाती दफ़ा आपको बता गए थे कि हम बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की नई डॉक्ट्राइन और नए बयानिए के हवाले से, और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मुझे दुरानी साहब से 2 सवाल पूछने हैं, वो भी कि कराची में जो नई बदअमनी है, नई टारगेट किलिंग है, इसके पीछे कौन है, और मियां नवाज शरीफ अब किस मुल्क में जा रहे हैं और उनके साथ साथ कौन है, कब जा रहे हैं, ये भी बात करेंगे। लेकिन पहले जनरल बाजवा की नई डॉक्ट्राइन, ये नई डॉक्ट्राइन और नए बयानिए की क्या बात है? ऑलरेडी हर चीज़ तो मौजूद है, अब चीफ साहब एक नए बयानिए और नई डॉक्ट्राइन की बात कर रहे हैं, वो क्या है? देखिए मुज़म्मिल, मैं बहुत अरसे बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत से लेके पाकिस्तान की सिक्योरिटी से होते हुए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी जो पोजीशन है, इन तमाम मामलात को और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा माहौल बनाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो एक फ्लैग बेरर के तौर पर, एक वैनगार्ड के तौर पर, वो उनका रोल है, वो इस रोल को अदा करने के लिए बगैर किसी जिसे शप के बहुत क्लैरिटी के साथ मैदान में निकल आए। ठीक है। और इस मौके के ऊपर चंद चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस न्यू डॉक्ट्रिन से मुतल्लिक, हाँ, कि बाजवा साहब ने इस चीज़ को इस्टेब्लिश किया है कि पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम जो है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है, वही इसकी नेशनल सिक्योरिटी है। ठीक है, बदलती दुनिया में तो ये ग्लोबल विलेज दुनिया के अंदर अगर आप किसी मुल्क को कमज़ोर करना चाहते हैं तो उसकी मईशत को कमज़ोर कर देते हैं। जब मईशत कमज़ोर हो जाती है तो घर खड़े नहीं रहते। तो आर्मी चीफ इसमें क्या कर सकता है? देखें, आज की डेट तक मौजूदा हुकूमत जो कि एक नौज़ायदा हुकूमत थी, उसको पूरे के पूरे रीजन में, देखें सऊदी अरब, यूएई, चाइना, इनके साथ जितने भी पाकिस्तान के मुस्बत माली मामलात को आगे बढ़ाने में बुनियादी किरदार बाजवा साहब ने अदा किया। वहां जाके, वहां मिलके, उससे पहले, और आप ये देख लें बेस वो बना के इस एक इस इलाकाई रिलेशंस में देखें, मुल्क के बारे में कहा जाता है कि मुल्क जो है वो अपने हमसाये तो नहीं बदल सकता। पाकिस्तान की तारीख में ईरान,
सऊदी अरेबिया, यूएई, हद तक के कतर तक और चाइना, ये जो चारों तरफ पाकिस्तान के ममालिक हैं, इनके साथ एक ताल्लुकात की नई जहत के लिए बुनियादी आबियारी हल चलाने का काम जो है वो आपकी फौज ने किया है, जनरल बाजवा ने किया। जनरल बाजवा ने किया। इसके बाद फिर अफगानिस्तान तक आ जाएं। अफगानिस्तान के अंदर एक बिल्कुल मुख्तलिफ शक्ल के साथ, इसको मिलिट्री डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, जिसको हम कहते हैं, वो अभी हम उसको किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। अभी न्यू डॉक्ट्राइन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो ये है कि रीजनल जो पाकिस्तान की रीजनल रिलेशंस हैं, पाकिस्तान की जो मईशत का इस्तेहकाम है और पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रास्ता बनाना जिसके अंदर के पाकिस्तान अपने मतलब ईरान और सऊदी अरब दोनों को साथ लेके चल रहा है। ईरान, सऊदी अरब, यूएई, चाइना, सब, कतर, सबको साथ लेकर किसी की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किसी कॉन्फ्लिक्ट में आने के बजाय मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने इस खित्ते के, और पाकिस्तान का एक मुनफरिद हैसियत है, पाकिस्तान को पूरा रीजन जो है वो इसकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी की वजह से और इसकी आर्मी माइट की, देखें हमारी इकोनॉमी की माइट तो हमारे माजी के लूट जो है वो खा गई। अच्छा, आगे जो चीज बची हुई थी वो आपके पास आपकी मिलिट्री माइट थी, जिसके ऊपर आप देखें कि मुसलसल जो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जो हमला किया जा रहा है वो अब पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला किया जा रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान की ये जो स्ट्रेंथ है इसको जो है वो कमजोर किया जा सके। लिहाजा बाजवा साहब का ये इकदाम कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ कामयाब जंग लड़ने के बाद वो जंग कामयाब हो गई, सब इलाके क्लियर हो गए। इस वक्त तो पाकिस्तान में कहीं ऑपरेशन नहीं हो रहा, हर इलाका क्लियर है। अब नया बयानिया क्या है? पहले तो रद्दुल फसाद था, ज़रबुल अज़ब था, अब तो वो सब, अब देखें जी, अब उन इलाकों की तरक्की के लिए पैसे चाहिए, बिल्कुल एक फोकस तरीके पे बगैर किसी डिस्टॉर्शन के उसकी डेवलपमेंट में, जो फाटा को जम हुआ है, सब चीजों में, हर चीज में एक किरदार है फौज का। दूसरा आप देखिए, बिल्कुल दूसरा यह है कि तखरीबकारी के खात्मे के लिए जो इस वक्त एक रिसर्च हो रही है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के ऊपर, उसके अंदर फौज ने बाकायदा एक थिंक टैंक और एक इंक्लूसिव पॉलिसी के तहत जो है वो काम शुरू किया है, ताकि हम अपने तो अंदर, इसका मतलब जो इलाके क्लियर और कराए गए दहशतगर्दी से, वहाँ पे नेशनल हारमनी, तरक्याती काम है इस बयानिए में, और कुछ इंटरनेशनल मिलिट्री डिप्लोमेसी है। दिस इज न्यू डॉक्ट्राइन। ये नहीं, आप इसको छोटा ना करने की कोशिश करें, ये डॉक्ट्राइन है, ये एक वर्ड नहीं है। अगर आपने मुख्तसर अल्फाज में, मेरे से मुख्तसर तरीन अल्फाज में मैं पहले डिफाइन, क्योंकि मुझे अगले दो सवाल करने हैं ना। नहीं, वो भी है, टाइम है हमारे पास। वो ये है कि इस वक्त चीफ ने जो है, आर्मी ने जिन्ना के बयानिया को, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बयानिया को अपना बयानिया बना लिया है। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर फाइनेंशियल और नेशनल सिक्योरिटी थी, उसके अंदर जो था पीस इन द रीजन था, उसमें टॉलरेंस, इंक्लूजन और एक्सेप्टेंस थी कि आप तनकीद को भी एक्सेप्ट करते हैं, आप पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ को भी आप साथ लेके चलते हैं, आप इख्तलाफ करने वालों को भी साथ लेके चलते हैं, और इससे आगे बढ़ते हुए आपने ये भी किया कि एनिमी विदन जो आपके हैं, आपने उनके अगेंस्ट भी लड़ना। अगर चार अल्फाज में मैं न्यू डॉक्ट्राइन को बयान करूं तो वो ये होगा कि ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। दूसरा पीस, कि हम अपने खित्ते में अमन चाहते हैं। अब जैसे बाजवा साहब ने उस तकरीर में भी कहा कि भाई अगर हमने लड़ना है तो हम जहालत के खिलाफ लड़ें, अगर हमने लड़ना है तो हम गुर्बत के खिलाफ लड़े, अगर हमने लड़ना है तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ें। इस पे आगे बात करेंगे। अब मेरे पास आखिरी 3 मिनट है तो मुझे अगला सवाल बहुत जरूरी करना है। ये डॉक्ट्राइन, तो मेरा ये जनाब इसके बारे में एक ये है कि ये जो डॉक्ट्राइन है इस पे हम दोबारा भी बात करेंगे, और इस पे कौम को एजुकेट होना चाहिए कि सारी कौम ने मिलके, मीडिया ने मिलके इसके लिए काम किया। ठीक है, अब ये बताएं कि मियां कराची में जो नई बदअमनी है, टारगेट किलिंग है, गवर्नमेंट कहती है इसके पीछे अल्ताफ हुसैन है, लेकिन अगर ये कंट्रोल हो गई थी तो दोबारा क्यों शुरू हुई? क्या अल्ताफ हुसैन मजबूत हो गए, गवर्नमेंट कमज़ोर हो गई, इदारे कमज़ोर हो गए, वो मजबूत हो गए, क्या हुआ कि वो दोबारा शुरू हो गई? देखिए जनाब, ये बड़ी बुनियादी सी बात है और मैं वादे कर देना चाहता हूँ कि अल्ताफ साहब को अगर आप नाम लें तो वो पहले दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो
इसमें एक अरसे से कामयाब नहीं हो रहे थे, अब वो कामयाब होना अगर हुए हैं तो ये एक अलार्म है। हम इसलिए नहीं बैठे हुए कि हम सब अच्छा कह के हर एक को, आपके जो डिफरेंसेस हैं, कौन से डिफरेंसेस? सूबाई हुकूमत इनफेक्टिव हो चुकी हुई है और मरकजी हुकूमत के दरमियान जो कन्फ्रंटेशन है, और बल्दियाती हुकूमत जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है वो थर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है। आपको कराची के अमन के लिए सिर्फ DGISPR का जाके सड़क के ऊपर क्रिकेट खेलना जो था वो एक चैलेंज था। उसका जवाब है अली रजा आब्दी वाला। अली रजा आब्दी की शक्ल में उस चैलेंज को जवाब दिया गया। अब इसके जवाब में ये जरूरत बनती है कि डंडे के जोर पे तमाम हुकूमती इदारों को लाइन में खड़े होकर कराची के अमन के तहफ्फुज़ के लिए मैदान में आना चाहिए। पर तो लड़ाई शुरू हो गई है ना, अब उसमें ये तो हो ही नहीं सकता। नहीं, ये इसके बारे में मैं आपको बिल्कुल, ये लड़ाई जो है ये पैसे की लड़ाई है, इसको किसी सूरत में हुकूमत की लड़ाई नहीं बनना चाहिए। अच्छा, और ना बनेगी। ब्यूरोक्रेसी फिर आपको चीफ मिनिस्टर को अलग रख लेना चाहिए था ना, काम भी तो चलाना। चीफ मिनिस्टर जो मर्जी करे, चीफ मिनिस्टर अपना काम करे, ठीक है ना जी। अगर वो काम नहीं करता तो मुल्क के इदारे जो हैं, मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। अच्छा, अब आखिरी एक सवाल बस आखिरी 1 मिनट है। मियां नवाज शरीफ साहब अब जा रहे हैं? 1 मिनट है मेरे पास। मियां साहब, बाकी फिर मैं कल बताऊंगा कि मियां साहब कब जा रहे हैं, लेकिन आज भी ये मैं बताना चाहता हूं कि मियां साहब कहते हैं मेरे से पहले शहबाज साहब को भेजो। अच्छा, वो कहते हैं मैं बाद में जाऊंगा। हाँ, नहीं, भाई से मोहब्बत है ना, वो कहते हैं पहले भाई को लेकर। बाकी कहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कल बताएंगे। नाज़रीन, आज का पब्लिक ओपिनियन आपने देखा, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमने मोहम्मद अली दुरानी साहब से बहुत सी बातें जानने की कोशिश की, सवाल किए। ये सिलसिला कल भी जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।